उस रात घड़ी की मोटी सुई 10 के अंक पर थी। नवंबर का महीना अपने साथ एक धीमी मगर चुभने वाली ठंड लाया था। देहात के वातावरण को एक शांत सर्द चादर से ढक रखा था। मुख्य सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो चुकी थी। उनकी हेडलाइट्स दूर से आते हुए मंद जुगनुओं की तरह लग रही थीं। अमन, जिसका पसीना और मेहनत उसके ऑटो रिक्शा की सीटों में समा चुका था, अपनी सवारी खत्म करके घर की ओर मुड़ रहा था। उसका ऑटो, जिसे उसने प्यार से धन्नो नाम दिया था, दिन भर की धूल और शोर के बाद अब ठंडा पड़ रहा था। अमन का गठीला शरीर पूरे दिन के अथक परिश्रम से टूट चुका था। उसकी आंखों में नींद का नहीं, बल्कि एक गहरी शारीरिक थकान का भारीपन था। उसके दिमाग में आज की अच्छी कमाई का संतोष था, पर शरीर चिल्ला रहा था, आराम। तभी शहर के किनारे वाली पुरानी पीपल के पेड़ के पास, जहां राम भरोसे चाय की टपरी थी, एक मंद रोशनी और धुएं का एक पतला सा कतरा दिखा। यह टपरी रात के अंधेरे में थके हुए राहगीरों और देर रात काम करने वालों के लिए एक छोटी सी पनाहगाह थी। यहाँ की चाय की खुशबू और अदरक का तीखापन किसी भी थकान को पल भर के लिए दूर भगा सकता था। अमन ने झट से ब्रेक लगाया और अपने ऑटो को साइड में टिका दिया। टपरी पर पहले से ही 3 चिर परिचित चेहरे बैठे थे। एक थे शंभूनाथ काका, गांव के बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति, जिनकी सफेद दाढ़ी और चाय के कप को पकड़ने का तरीका उनकी जीवन भर की कहानियों को दर्शाता था। दूसरे थे रोहन, एक बेबाक और थोड़े अंधविश्वासी युवक, जिसकी आंखों में हमेशा एक शरारती चमक और डर का मिश्रण रहता था। और तीसरे थे अंकित, जो हमेशा हंसमुख रहता था, पर सही बात बोलने से कभी नहीं डरता था। अमन ने ऑटो से उतरते ही एक गहरी सांस ली और मजेदार अंदाज में बोला, अरे भाई साहब, आप सब यहाँ पंचायत लगाए बैठे हैं क्या? मुझे लगा था कि सब ठंड से डरकर घर में दुबके होंगे। शंभूनाथ काका ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अमन की तरफ देखा। उनकी आवाज में स्नेह और गहरा अनुभव था। हाँ बेटा शेरदिल, तू भी बैठ। दिन भर टायर घिसा कर आया होगा। इस ठंडी रात में अदरक वाली कड़क चाय पी, तेरी सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। चाय वाले ने तुरंत एक गिलास में गर्मा गर्म चाय दी। अंकित ने अपनी मुस्कान को थोड़ा चौड़ा किया और रोहन की तरफ आंख मारते हुए बोला, अरे काका, क्या बताऊं, आज तो हमारा अमन भाई मुस्कान भाभी को बता रहा था कि आज तो उसकी तिजोरी में बम्पर कमाई हुई है। लगता है भाग्य का पहिया आज इसके लिए ही घूमा है। हाँ, अरे बताना तो पड़ेगा अमन, अंकित सही बोल रहा है क्या? तेरी कमाई वाकई में अच्छी हुई है आज। कौन सी देवता प्रसन्न हो गई तुझ पर? अमन ने चाय का पहला घूंट पिया। गले के नीचे उतरती गर्माहट ने उसके अंग अंग को आराम दिया। उसने एक आह भरी, हाँ भाई, झूठ क्यों बोलूंगा, कमाई तो भई है। किराए भी अच्छे मिले और सवारियां भी अच्छी मिली, पर सच कहूं तो शरीर एकदम हार गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी राक्षस ने मेरे मांसपेशियों को निचोड़ दिया हो। रोहन ने अपना चाय का गिलास मेज पर रखा। उसकी आंखों में चिंता और एक अजीब सा डर झलक रहा था। उसका स्वर अचानक गंभीर हो गया। अमन, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, तू रात को ऑटो मत चलाया कर। यह रात, यह सुनसान रास्ता, यह एक भयानक छाया है मेरे यार। रात का साया अच्छा नहीं होता। अमन को झुंझलाहट हुई। रोहन की यह बातें उसे हमेशा अंधविश्वास लगती थीं। अरे रोहन, तू फिर वही बचकाना अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है। ये सब आत्माएं वात्माएं नहीं होती। मैं कितनी बार देर रात को सुनसान सड़कों से सवारियां लेकर गया हूं। रात तो रोजी रोटी का समय है। अगर डर गया तो पेट कैसे भरेगा? अंकित ने इस बार रोहन का पक्ष लिया। उसकी आवाज में मजाक नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। नहीं अमन, रोहन सच कह रहा है। तू गांव के रितेश को भूल गया क्या? वो ही जो मेहनती था, जो आधी रात को शहर निकला था। आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला। न वो जिंदा मिला, न उसका ऑटो। अरे भाई रितेश, वह कहीं इधर उधर दूसरे शहर में ज्यादा कमाई के लिए चला गया होगा। नहीं, क्या पता नई जिंदगी शुरू कर दी हो। तुम सब हर अनजान घटना को भूत प्रेत से क्यों जोड़ देते हो? शंभूनाथ काका, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने अपना खाली गिलास नीचे रखा। उनकी शांत आंखें इस रात के अंधेरे से भी गहरी थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना धूल भरा पिटारा खोल रहे हों। बेटा अमन, गुस्सा मत हो, पर ये दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमारी आंखें और हमारा विज्ञान नहीं समझ पाता। आत्माएं होती हैं बेटा, मैंने खुद देखा है। वह अचंभित था। काका हमेशा तर्क और विवेक की बातें करते थे। आज वह भी डर की कहानी सुनाने लगे थे। काका,
आप भी इन बच्चों की बातों में आ गए। आप तो समझदार हैं। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है। तब मैं शहर के दफ्तर में बाबू का काम करता था। तब जमाना इतना वाहनों का नहीं था। रात को सड़कें एकदम वीरान हो जाती थीं। काका ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी शांत आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जिसने टपरी के हल्के शोर को भी दबा दिया। रोहन और अंकित सांस रोके काका को देखने लगे। वह मई जून का माह था। गर्मी और उमस चरम पर थी। मैं दफ्तर से निकला तो रात के 10:30 बज चुके थे। मेरे घर तक का रास्ता शहर के बाहर से होकर जाता था, एकदम सुनसान। मैं पसीने में तरबतर अपने घर की ओर पैदल जा रहा था। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा सड़क के किनारे पर एक अम्मा अकेली खड़ी थीं। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और वह सफेद साड़ी पहने थीं। मैंने सोचा, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर एक वृद्ध महिला, यह ठीक नहीं है। मैं पास गया। मैंने पूछा, अम्मा, आप इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रही हैं? घर कहाँ है आपका? बेटा, रात गहरी हो गई है और मुझे साफ से दिखाई नहीं दे रहा। आंखों में धुंध है। मुझे आगे तक जाना है पर डर लग रहा है। अम्मा की आवाज बहुत दबी हुई थी, जैसे वह बोलने में बहुत जोर लगा रही हूं। ठीक है अम्मा, आप डरिए मत। मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूं। आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं धीरे चलूंगा। जैसे ही मैं और अम्मा आगे बढ़े, मौसम ने अचानक करवट ले ली। आकाश में काले बादल गरजने लगे और एक दमदार बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क कुछ ही मिनटों में गीली हो गई। अम्मा कांप उठी। अम्मा ने बोला, बेटा, बारिश बहुत तेज है। आगे पास में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली है। क्या हम वहाँ कुछ देर रुक सकते हैं? भीगने से अच्छा है इंतजार करना। मैंने आसमान की ओर देखा। बारिश रुकने वाली नहीं थी। मैंने हाँ कर दी। हम उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे। लोहे का जंग लगा गेट चूचू की आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर एकदम घना अंधेरा था। हवा भी अंदर आकर थम गई थी, जैसे समय रुक गया हो। सीलन और पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने सोचा, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। अमन ने पहली बार गहरी उत्सुकता से काका की ओर देखा। उसके दिमाग में चल रहा था कि शायद काका अब कोई तर्क संगत कारण बता देंगे, पर काका की आंखों में बैठा भय कुछ और ही बयां कर रहा था। रोहन ने अपनी चाय का गिलास पकड़ रखा था, पर गिलास से उठती हल्की भाप भी अब उसे गर्म नहीं कर पा रही थी। अंकित ने चुपचाप टपरी वाले को इशारा किया और एक और चाय लाने को कहा। शायद वह अपने डर को गर्म चाय से दबाना चाहता था। जब मैं हवेली के अंदर पहुंचा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा स्वागत नहीं किया, बल्कि किसी भारी चीज ने मेरा रास्ता रोक दिया हो। वहां की नकारात्मकता इतनी प्रबल थी कि मुझे अपने शरीर के रोएं खड़े होते महसूस हुए। एक अजीब सी गूंज हर जगह थी, जैसे हवेली की दीवारें भी रात के अंधेरे में फुसफुसा रही हैं। हवेली की भव्यता, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी, एक गहरा रहस्यमय अतीत छिपाए थी। हर टूटी हुई ईंट और उखड़ा हुआ प्लास्टर एक अनकही कहानी सुना रहा था। मैंने अपने जेब से एक दियासलाई निकाली। मेरे पास एक छोटा सा मोम था। मैंने कागज और लकड़ी जमा करके एक छोटी सी आग जलाई। अंदर का माहौल थोड़ा रोशन हुआ, पर हवेली की विशालता और वीरानियत और भी डरावनी लगने लगी। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां और जाले चांद की हल्की रोशनी में किसी कंकाल की आंखों की तरह लग रहे थे। मैंने महसूस किया कि अम्मा की उपस्थिति मेरे करीब नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी कमरे में छाई हुई थी, जो बाहर की तेज बारिश से भी ज्यादा शोरगुल कर रही थी। मैंने देखा, अम्मा अब भी अंधेरे में खड़ी थी, कमरे के सबसे गहरे कोने में, जहां आग की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। उनकी परछाई दीवार पर एक भयानक आकार ले रही थी। वह इतनी शांत थी कि लग रहा था जैसे वह पत्थर की बनी हो। मैंने कहा, अम्मा, यहाँ आ जाइए, आग की रोशनी में बैठिए। अंधेरे में सांप, गोजर या कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं। लेकिन अम्मा हिली तक नहीं। उनकी आवाज इस बार और भी धीमी और डरावनी थी। उनकी सांस की आवाज भी नहीं आ रही थी। अम्मा बोली, नहीं, आग आग देखकर मुझे बेचैनी हो रही है। इस रोशनी को बुझा दो बेटा, अंधेरा ही ठीक है। मुझे पहली बार शक हुआ, एक बूढ़ी औरत आग से क्यों डरेगी? मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। यह कौन सी जगह है? अम्मा कौन है? क्या यह कोई साजिश है या कोई प्रेत बाधा? मेरे मन में एक डर ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी, एक ऐसा डर जिसे तर्क की रोशनी छू भी नहीं सकती थी। तभी मेरे सामने ही एक अजीब घटना हुई। हवा अचानक तेज हो गई, पर केवल उस कमरे के अंदर। बाहर बारिश की तेज बूंदें पड़ रही थीं, पर हवेली के अंदर की हवा अचानक घूम गई और लकड़ी पर जल रही छोटी सी आग की लपटें नाचने लगीं। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा को अपने इशारों पर नचा रही हो। उस हवा में मिट्टी और सीलन की नहीं, बल्कि पुरानी राख और जलने की एक अजीब तीखी गंध थी।
मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा कि कहीं हवेली का कोई गुप्त दरवाजा तो नहीं खुल गया, पर सब बंद था। अम्मा की आकृति एक पल के लिए हिलती हुई लगी, जैसे पानी पर पड़ी परछाई हिलती है। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा वह मेरे सीने से बाहर निकल आएंगी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन था। मैंने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, थकान है, पर मेरे शरीर ने इस बात पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। मेरी अंतरात्मा चिल्ला उठी थी कि मैं एक ऐसे खतरे के बीच में हूं जिससे भागना ही एकमात्र उपाय है। अचानक जो आग मैंने जलाई थी उसकी लपटें नीली हो गईं, पूरी नीली, और उसी नीली रोशनी में मैंने उस अम्मा का असली रूप देखा। उनकी सफेद साड़ी हवा में तैरने लगी, उनका चेहरा कटा हुआ था, आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे गड्ढे थे, और सफेद लिबास खून से सना था। वह अम्मा नहीं थी, वह एक खूंखार आत्मा थी। उस नीली आग में उसका भयानक चेहरा साफ दिख रहा था। वह मेरी तरफ झुकी और एक धीमी रेंगने वाली आवाज में बोली, तूने मुझे देख लिया, अब तू ही बचेगा। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। डर इतना गहरा था कि मेरे पैर खुद ब खुद भागने लगे। मैं मोम और आग को वहीं छोड़कर बारिश की परवाह किए बिना उस हवेली से बाहर भागा। मैं सब कुछ भूल गया, बस भागता रहा। जब मैं गांव पहुंचा तो मैं पूरी तरह बेहोश हो गया था। टपरी पर गहरा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट और दूर से आ रही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रात अब और भी काली और भयानक लग रही थी। काका, अच्छा हुआ आपने आग जला दी थी। आग की रोशनी और नीली लपटें, उसी से उसका राज खुला। अंकित का रंग उड़ चुका था। वह चाय का गिलास पकड़े हुए था, पर पीना भूल गया था। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। अमन, जो हमेशा तर्क और वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखता था, वह पूरी तरह हिल चुका था। उसके शरीर की थकान अब डर में बदल गई थी। उसके दिमाग में रितेश का अधूरा सच और काका की कटी हुई चेहरे वाली आत्मा घूम रही थी। उसने कसकर मुट्ठी बांधी। अमन गहरी संकल्प भरी आवाज में, काका, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी रात को काम नहीं करूंगा। रोजी रोटी जरूरी है, पर जान उससे कहीं ज्यादा कीमती है। सूरज ढलने से पहले, शाम होने से पहले ही मैं अपने घर चला जाया करूंगा। बस बेटा, इतना ही समझना था। यह सड़क, यह रात सबकी नहीं होती।